जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंशन इन लाइट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो उसके ऊपर क्या टेंशन होता है, उसके ऊपर अगर वेरियस फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं तो टेंशन क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस वी विल सी। और ये जो है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो वी हैव, ये फिजिकल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फिजिकल एप्लीकेशन है टेंशन इन लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग ऑफ पुलिंग नेचर। कौन सा? पुलिंग नेचर। पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हैं। लाइक अगर एक गाय है कोई, या कोई एनिमल है, कैटल है, वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम पुश करके उसको दूर नहीं कर सकते, पुल करके उस काऊ को, उस कैटल को हम अपने पास खींच सकते हैं, राइट? इसलिए क्या लिया है? पुलिंग नेचर है, पुशिंग नेचर नहीं है, पुलिंग नेचर। ऑलवेज एक्ट्स अवे। अच्छा, टेंशन, टेंशन बोला है, टेंशन किधर एक्ट होगा? अवे होगा, राइट? टेंशन किधर होगा? अवे होगा फ्रॉम द बॉडी। ये सब की पॉइंट्स है जो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि जब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। और ये भी बता दूं, टेंशन भी एक तरह का फोर्स है जो स्ट्रिंग में क्रिएट होता है। जब अगर सपोज कोई हम स्ट्रिंग को वॉल से अटैच कर दे या रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दे और उसको पकड़ के झूल जाए तो हमारा वेट नीचे की तरफ होगा, बट स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। वही लिखा है कि ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी। बॉडी जिधर अटैच हुआ रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका टेंशन एक्ट होगा, टू विच इट इज अटैच्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना होगा कि पुलिंग नेचर होगा और क्या होगा? फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी टू विच इट इज अटैच्ड। और एक छोटा सा पॉइंट है कि इन केस ऑफ लाइट स्ट्रिंग, रोप, चेन, रॉड एक्सेट्रा, टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम ऑल अलोंग देयर लेंथ। पूरे लेंथ पे टेंशन सेम रहता है। ऐसा नहीं कि जिधर बॉडी अटैच है उधर टेंशन ज्यादा हो गया, दूर है तो टेंशन कम हो गया, नहीं। थ्रू आउट द व्हाट वी कैन से, इस केस में लाइट स्ट्रिंग है या फिर रोप है, चेन है, रॉड है, जिससे भी वो कोई बॉडी अटैच है उसमें टेंशन विल बी सेम ऑल ओवर द लेंथ। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, ठीक, और यहां पे हम लोगों ने दो स्ट्रिंग अटैच कर दिए और स्ट्रिंग को खींच रहे हैं। द बॉडी इज नॉट मूविंग आइदर साइड, किसी भी साइड ये मूव नहीं कर रहा है, जस्ट रखा हुआ है। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। और एक्सीलरेशन अगर जीरो हो गया तो टोटल मास विल बी, अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गया इस केस में, मतलब दिस बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, राइट? ये बॉडी है जो पॉइंट P पे है और ये दो स्ट्रिंग से अटैच है। एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, दूसरे में T2 है, और हम खींच रहे हैं इसको। तो बॉडी इज नॉट मूविंग आइदर इन एनी डायरेक्शन, सो व्हाट वी कैन से कि बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, या इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स इस पे हो गया, फोर्स ma होता है तो m इंटू जीरो इट बिकम जीरो, तो नेट फोर्स इज F नेट इज जीरो। अगर F नेट जीरो हुआ तो यहां हम क्या देख रहे हैं? T1 माइनस T2। अच्छा, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट है, इज इक्वल्स टू ma, बट एक्सेलरेशन इज जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो आई कैन से T1 माइनस T2 इट मस्ट बी जीरो, और अगर T1 माइनस T2 जीरो हुआ तो T1 इज इक्वल्स टू T2। ये एक कंडीशन है जो आप लोग को याद रखनी है। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग केसेस हैं जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो केसेस कौन कौन से हैं वी विल सी। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं, दिस केस वी विल टेक के टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग are placed on a smooth horizontal plane,
स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी है, दो कनेक्टिंग बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m1 है, दिस इज ऑफ मास m1 एंड दिस इज बॉडी ऑफ मास m2 और इट इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये फोर्स हमारा F है। F is the force with which this body is being pulled, right? और इनके बीच में स्ट्रिंग यहां पे लगा है, दिस इज द स्ट्रिंग, आई विल से स्ट्रिंग यहां पे लगा है। तो स्ट्रिंग क्या हमें बता रहा है, ये स्ट्रिंग है। अभी इसके पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। तो ये बॉडी अगर जिसका मास m1 है तो उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा। यहां बॉडी m2 अटैच है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन एक्ट होगा एंड दीज टू टेंशंस आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब बाकी के फोर्सेस हम रिजॉल्व कर लें या बाकी के फोर्सेस हम यहाँ पे दिखा दें। तो एक फोर्स है ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया, ये बॉडी है जिसका मास m1 है तो इसका फोर्स इज m1g, राइट, ये वेट हो गया। यहां बॉडी है जिसका मास m2 है तो इसका वेट विल बी m2g, राइट, दो फोर्सेस। इनके नॉर्मल रिएक्शन हमने यहां दिखा दिया है, हम यहां भी दिखा सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। नॉर्मल रिएक्शन क्या है इसका नॉर्मल रिएक्शन है n1 इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन इज n2 ऑफ मास m2, राइट। तो ये फोर्सेस हमारे पास आ गए, दीज ऑल आर द फोर्सेस, फाइन। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि इफ बॉडी इज एक्टिंग, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एज इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, तो इसके लिए अलग अलग इक्वेशंस क्या होंगे। तो पहले हमने लिखा है फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ m1 एंड m2, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ये दोनों बॉडीज जो है अगर ऐसे फोर्स लगा के हम इसको खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो ये ऐसे ही मूवमेंट होगा, मतलब मोशन इसका हॉरिजॉन्टली होगा, नॉट वर्टिकली ना। तो वर्टिकली कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो आई विल से कि ये वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल के केस में क्या आएगा, n1 विल बी इक्वल्स टू m1g, n1 विल बी इक्वल्स टू m1g, और दूसरा इस पार्ट के लिए n2 विल बी इक्वल्स टू m2g, तो n2 बिकम्स n2g। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें, हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं मास m1 की बात करूं, सो ध्यान में रखना है इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में, मोशन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो अगर इसका मोशन इस डायरेक्शन में तो ये फोर्स ग्रेटर है, और उसके अगेंस्ट में कौन फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है। और सपोज ये बॉडी एक्सीलरेशन a से मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर स्ट्रिंग अटैच है किसी बॉडी के साथ में, ये बॉडी जिस एक्सीलरेशन से आगे वाला m1 जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से बॉडी ऑफ मास m2 भी मूव करेगा, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा हमारा m1a, इट विल बी नेट फोर्स F net, आई विल से F net, राइट, यस F net। तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फोर्स F माइनस टी विल बी इक्वल्स टू F net। तो F net हमारा m1a है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं फॉर मास m1, तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। ये एक इक्वेशन हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा है, F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a। ये मास m1 के लिए हो गया। अब मास m2 की बात करें तो m2 में देख रहे हैं एक टेंशन इधर लग रहा है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो इसका नेट जो वेट है दैट विल बी इक्वल्स टू टेंशन।
राइट। तो वेट हमारा m2g है, तो m2g विल बी इक्वल्स टू t। m2g मतलब सॉरी g नहीं, m2a क्योंकि इसका मास m है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो होगा ऑन दिस बॉडी। फोर्स क्या है, m a होता है, तो यहाँ पे m2 के लिए फोर्स क्या होगा, m2a, तो इट विल बी m2a। ओके, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन है वही इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कॉमन है। तो आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझा है। अभी हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन एज, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वी विल रीड इट केयरफुली, हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन दिया हमें, टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग are placed on a smooth horizontal plane and pulled by inclined force। कैसे, नॉट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हमने लास्ट कंडीशन में क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स था, नाउ इट इज इंक्लाइंड फोर्स, और एक कीवर्ड लिखा है पुल्ड है, नॉट पुश्ड नहीं है, पुल्ड है। अगर इसे हम खींच रहे हैं तो सपोज इट मेक्स एन एंगल, अच्छा यहाँ पे दिया है कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाता है, सपोज दैट मेक्स एंगल थीटा, राइट। तो ये कंडीशन दे दिया हमें, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फोर्स F है एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वन। तो वापस से वही बेसिक कंसेप्ट कि हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, और रेजोल्यूशन का जो रूल है कि इफ अगर हमें F को रिजॉल्व करना है तो ये एक फोर्स हो गया, और सपोज ये एंगल थीटा है, तो F के अलावा जो साइड हमारा थीटा से अटैच है, तो थीटा से कौन सा साइड अटैच है, ये x वाला, इट विल बी कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये हो गया F cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट विल बी F sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा F cos थीटा, दैट कंपोनेंट बिकम्स, हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा F cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये क्या हो गया, F sin थीटा, राइट, F sin थीटा हो गया। तो ये रेजोल्यूशन पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अभी इस बॉडी M1 की और बात करें हम, तो वेट ऑफ द बॉडी किधर एक्ट होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक वर्टिकल फोर्स आ गया M1G, राइट, और नॉर्मल रिएक्शन इज बीइंग टू दिस डायरेक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने N1 ले लिया। ऐसे ही इस बॉडी ऑफ मास M2 को हमने उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज M2G, और नॉर्मल रिएक्शन इज दिस वन दैट इज N2, राइट। ये कंपोनेंट्स हो गए। और एक और चीज दिया है कि टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग हमें दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग हमें दिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ये वाला पार्ट, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग अगर दिया है तो दोनों में टेंशन क्या होगा, T होगा, और दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। डायरेक्शंस अपोजिट क्यों होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्शंस अपोजिट क्यों होंगे, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब कोई कनेक्टिंग बॉडी होगी, जब फोर्स इधर लगेगा, अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है तो क्या होगा, टेंशन हमेशा एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी इधर है तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी लगने वाला है, राइट। तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, एंड स्टिल इट इज गिवन कि ये बॉडी मूव कैसे कर रहा है, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, राइट। अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं तो इट इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, क्योंकि नेट फोर्सेस, नेट एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन होगा। अब वापस से इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम देख लें, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स, यहाँ पहले हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, वर्टिकल इक्विलिब्रियम दोनों के, M1 और M2 दोनों के, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं, उनको हम अंडरलाइन कर लें। वर्टिकल फोर्सेस, एक फोर्स है
इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो एफ साइन थीटा है, दूसरा N1 है, तीसरा M1G है, राइट। और इस बॉडी के लिए एक फोर्स N2 है, वर्टिकल वाले, सारे वर्टिकल वाले हम बात कर रहे हैं, राइट। यस और नो। एंड बॉडी इज नॉट मूविंग वर्टिकली, वर्टिकली नहीं मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो वर्टिकल में अगर मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट वन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट विल बी जीरो। तो हम ये देखें कि टोटल फॉर बॉडी ऑफ मास M1 की बात करूं अगर मैं, फॉर बॉडी ऑफ मास M1, तो M1 पे दो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहे हैं, N1 प्लस F साइन थीटा, तो हमें मिलेगा N1 प्लस F साइन थीटा। और इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इट इज बैलेंस्ड बाय M1G। तो एक कंपोनेंट हो गया M1G, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, वर्टिकल वाले। दूसरा फॉर बॉडी ऑफ मास M2, इसके लिए क्या होगा? N2 इज इक्वल्स टू M2G, सीधा सीधा N2 इज इक्वल्स टू M2G, ये हो गया इसका इक्वेशन। अब ये वर्टिकल के जितने भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हम निकाल चुके। अब हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट्स देखें हम, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वी हैव, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक है F cos थीटा, दूसरा टेंशन T1, तीसरा ये वाला F इज इक्वल्स टू M1A। इस केस के लिए F इज इक्वल्स टू M1A बिकॉज बॉडी इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन। तो एंड वी हैव डिसाइडेड कि डेफिनेटली बॉडी इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन, तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो F cos थीटा माइनस T, F cos थीटा माइनस T, और उसको कौन बैलेंस करेगा? M1A। तो F cos थीटा माइनस T, F cos थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। एक इक्वेशन मिल गया। ये किसके लिए मिला? दैट इज फॉर बॉडी ऑफ मास M1। अब दूसरे बॉडी की बात करूं, इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा T लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू यहां पे फोर्स क्या है? इट इज M2A, राइट। सो T will be equals to M2A। इस केस में क्या होगा? T is equals to M2A, राइट। तो ये पॉसिबल कंपोनेंट्स हो गए, पॉसिबल फोर्सेस हो गए। आई होप आप लोग को ये भी पार्ट अच्छे से समझा है। और अब हम लोग अगले एक पार्ट पे चलेंगे, अगले कंडीशंस पे चलेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन वी हैव, या आप लोग को अगर इस पिछले वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट डेफिनेटली आप ले सकते हैं यहाँ पे। सो आई विल मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन वी हैव that is when two bodies connected by inclined string। अब string कैसा है? inclined है, not horizontal नहीं है, inclined है, right। are placed on the smooth horizontal plane and pulled by inclined force। और हम इसको कैसे पुल कर रहे हैं? pulled by inclined force। तो ये जिस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, कैसे? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो टू बॉडीज आर देयर, तो एक बॉडी हमने ले लिया M1 जिसका मास M1 है, एक बॉडी जिसका मास क्या है? M1 है, दूसरा एक बॉडी जिसका मास M2 है, राइट, M2 है। अब यहाँ पे देखें कि आर कनेक्टेड बाय इंक्लाइंड स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग लिया है वो ऐसा है, इंक्लाइंड है, नॉट हॉरिजॉन्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्लाइंड है, राइट। अगर ये इंक्लाइंड है तो इट विल मेक सम एंगल विद द
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों के साथ एंगल होगा। तो ये टी का डायरेक्शन इधर हुआ और ये टी का डायरेक्शन इधर हुआ, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो हम इसको रिजॉल्व कर ले, तो ये पार्ट हो गया हमारा टी कॉस थीटा, और ये वाला भी पार्ट अगर ये एंगल थीटा हुआ तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, तो ये वाला पार्ट जो है इट बिकम्स टी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला है वो टी साइन थीटा होगा, और टी साइन थीटा का डायरेक्शन वो क्या होगा, टी साइन थीटा विल बी टू दिस डायरेक्शन, तो ये टी साइन थीटा हो गया। और इधर भी ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, टी साइन थीटा। बहुत खिचड़ी पक रही है बट यहाँ पे लिखा हुआ, आई होप सो विजिबिलिटी रहेगी आपको। एंड M1 के बाकी के फोर्सेस देखें, ये हमारा वेट हो गया, दैट इज M1G, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट बिकम्स N, राइट। और इस M2 वाले मास का जो वेट होगा दैट विल बी M2G, राइट, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज N2, फाइन, यस। और एक और फोर्स बचा है जिस फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, इंक्लाइन फोर्स, तो ये हमारा इंक्लाइन फोर्स है एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वन। तो इसको जब हम f को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट हमारा f cos थीटा हो गया और ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा हो गया, राइट। अब इतने सारे कंपोनेंट्स हो गए, जितने भी पॉसिबल कंपोनेंट्स हो गए वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें लेना क्या है, एक वर्टिकल फोर्सेस और एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और उसी से कंडीशंस डिसाइड करनी है। तो एक चीज ये है कि दोनों बॉडी कैसे है कनेक्टेड है, आई थिंक सो यू विल बी सी एबल टू सी। तो जो जो कंपोनेंट्स रहेगा साइमल्टेनियसली मैं सिर्फ वही बताऊंगा। तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम की, तो वर्टिकल फोर्सेस हम दिखा दें। तो वर्टिकल फोर्सेस हमारे कौन कौन से हैं, एफ साइन थीटा है, M1G है, N1 है, इस बॉडी का वर्टिकल फोर्सेस हो गए, राइट। और एक ये भी है दैट इज टी साइन थीटा, टी साइन थीटा ये वर्टिकल फोर्स है, राइट, यस। ये बॉडी इस बॉडी के लिए हुआ। यहां पे भी वर्टिकल फोर्सेस देख लें, तो ये N2 है, मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूंगा, सिर्फ फोर्सेस दिखा रहा हूँ, N2, और ये M2G साइन थीटा, और वर्टिकल फोर्स एक और है दैट इज T साइन थीटा जो इस डायरेक्शन में, और इधर T साइन थीटा ऐसा है, राइट। इतने हमारे वर्टिकल फोर्सेस हो गए। तो अब हम बात करें अगर, अच्छा स्टिल बॉडी इज नॉट मूविंग वर्टिकली, वर्टिकली ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कैसा कर रहा है, जब हम इसको खींच रहे हैं तो इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, राइट। तो अभी जो मैंने जो भी मार्क किया है वो सारे फोर्सेस कौन से, वर्टिकल है। तो बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब इट इज नॉट मूविंग वर्टिकली। तो इस पे जो बॉडी ऑफ मास M1 की अगर मैं बात करूं, तो M1 पे जो टोटल अपवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, N1 प्लस F साइन थीटा, दो ही है, ऑन बॉडी ऑफ मास M1, मैं दोनों के लिए निकाल रहा हूँ। तो पहले हम बॉडी ऑफ मास M1 की बात करें, तो क्या बताया, अपवर्ड फोर्सेस में N1 और F साइन थीटा, इन दोनों का एडिशन विल बी इक्वल्स टू T साइन थीटा, ये डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है। तो N1 प्लस F साइन थीटा, N1 प्लस F साइन थीटा that is equals to T sin theta plus M1G, या M1G plus T sin theta। ये किसका मिल गया, बॉडी ऑफ मास M1 के लिए, किसके लिए, बॉडी ऑफ मास M1। अब M2 वाले के लिए कंडीशंस देख लें, M2 इस बॉडी के ऊपर, तो इस बॉडी के ऊपर दो अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, एक N2 और दूसरा T साइन थीटा, ये वाला T साइन थीटा। तो N2 प्लस T साइन थीटा इज इक्वल्स टू M2G, सो विल गेट N2 प्लस T साइन थीटा इज इक्वल्स टू M2G। ये हमारा क्या हो गया,
दूसरा एक इक्वेशन मिल गया फॉर बॉडी ऑफ मास m2, इट इज फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम। किसके लिए मिला है? वर्टिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं वर्टिकल फोर्सेस को हटा दूंगा एंड क्योंकि अब हमें हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम मार्क कर लेंगे। किसको मार्क कर लेंगे? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मार्क करें, वी विल सी। मैं इसको रब कर देता हूं एंटायरली। सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बारी है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक फोर्स हमारा ये है F cos थीटा, दिस इज F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। दूसरा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स T cos थीटा, ये वाला फोर्स T cos थीटा, और एक नेट फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। एनीवे वो हम देखेंगे। फिर एक फोर्स है यहाँ पे दैट इज T cos थीटा, यहाँ पे भी है, राइट, T cos थीटा। मैं सिर्फ इसी को अंडरलाइन कर रहा हूँ, T cos थीटा। इतने ही है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ कोर्स। तो हम बॉडी ऑफ मास m1 को देखें, m1 को, एंड m1 इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है, मतलब ये वाला फोर्स F cos थीटा, वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू T1 cos थीटा, T1 cos थीटा से बड़ा होगा, राइट। तो हम लिखेंगे F cos थीटा माइनस T cos थीटा। M1 की बात कर रहे हैं, M1 के लिए, M1 के लिए क्या बताया? F cos थीटा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू टेंशन फोर्स, और ये हम वर्टिकल वाला लेंगे तो T cos थीटा। तो F cos थीटा माइनस T cos थीटा, F cos थीटा माइनस T cos थीटा। और इसको नेट फोर्स कौन सा लग रहा है? नेट फोर्स जो लग रहा है वो मास इनटू एक्सीलरेशन है। तो मास हमारा m1 है, दैट इज इक्वल्स टू m1a, राइट, m1a। तो एक कंडीशन हमें ये मिल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करूं, मैं बॉडी ऑफ मास m2 की बात करूं, तो m2 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? T cos थीटा। एंड T cos थीटा को कौन फोर्स बैलेंस करेगा? दैट विल बी m2a, क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है m2a, क्योंकि इस बॉडी का मास m2 है। तो क्या मिल जाएगा? T cos थीटा इज इक्वल्स टू m2a, T cos थीटा इज इक्वल्स टू m2a। आई होप आप लोग को इसका पूरा पार्ट समझा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। सो विल मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन। अगला कंडीशन है जो इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि नाउ इट इज गिवन टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग मेड टू एक्सीलरेट अप। कहां जा रहा है? ऐसे ऊपर। ऊपर कब जाएगा? जब हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। द इंक्लाइंड बाय अप्लाइंग फोर्स, और वो फोर्स कैसा है? पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। ये इंक्लाइन सरफेस है, उसके पैरेलल ही वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और फिर से ये दोनों बॉडीज कनेक्टिंग बॉडीज हैं, तो दे विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन, राइट। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हमारा थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हम यहां पे भी इस बॉडी के सारे फोर्सेस लिखें, तो बॉडी का मास m है, तो एक फोर्स होगा दैट इज वेट m1g, राइट, m1g। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। अब यहाँ पे सरफेस इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे परपेंडिकुलर, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन n1, राइट, यस। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां कहीं इंक्लाइन प्लेन होगा वहां हम वेट mg को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि कहीं भी इंक्लाइन सरफेस रहेगा, इंक्लाइन प्लेन होगा, वहां पे कोई बॉडी है तो बॉडी का वेट रिजॉल्व होगा। क्या रिजॉल्व होगा? वेट। तो m1g को रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, तो ये आ गया m1g cos थीटा, बिकॉज अगेन
द साइड अटैच विद द थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा, तो दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया, वो है m1g साइन थीटा। और टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगने हैं, तो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है। अभी सेम रेजोल्यूशन जो पार्ट जो है वो हम बॉडी m2 के साथ करेंगे, तो बॉडी m2 का वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड होगा, इट विल बी m2g, और normal reaction will be perpendicular to the given surface, it is n2। और m2g को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट m2g cos थीटा हो गया, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट m2g sin थीटा हो गया। इतना पार्ट आई होप सबको समझ में आया, रिजॉल्व करने वाला पार्ट, क्योंकि सिमिलर टर्म्स हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाले में भी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो उसका डाला हुआ है, तो आप चैनल पे जाके वो भी पार्ट आप देख सकते हैं। अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो दो पार्ट हमें यहाँ भी ध्यान देना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे हम और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम, अभी हम सारे वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे, राइट। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या देखना हमें, वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस मैं मार्क करते चला जा रहा हूं इस बॉडी ऑफ मास m2 के लिए। ये एक है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है इसके परपेंडिकुलर वाला, तो दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट m2g cos थीटा, राइट। अब इस बॉडी के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ये है, दैट इज m2g cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, राइट। एंड स्टिल फिर से बोल रहा हूं कि बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पे है, तो बॉडी तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कैसे, अलोंग द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के अलोंग नेट फोर्स जो है वो कैसा है, जीरो है, राइट। सॉरी, परपेंडिकुलर टू दैट, परपेंडिकुलर के अलोंग नेट फोर्स जीरो है। सो इस केस में अगर मैं यहां बात करूं तो मुझे मिलेगा n1 इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा फॉर मास m1, n1 is equals to that will be m1g cos theta, m1g cos theta। एक ये बॉडी ऑफ मास m1 के लिए हो गया। अभी दूसरे बॉडी ऑफ मास m2 के लिए जाएं हम लोग, तो m2 में नॉर्मल रिएक्शन n2 will be m2g cos theta, so n2 will be m2g cos theta, राइट। अभी नेक्स्ट पार्ट पे चले, ये हमारा वर्टिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में हम सारे फोर्सेस कौन से दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले। आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अब ये रब कर दिया। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखें, हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा, विच इज हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन। प्लेन हमारा ये है, इसके हॉरिजॉन्टली एक फोर्स ये लग रहा है F, दूसरा ये T है, राइट, और तीसरा ये m1g sin थीटा है, m1g sin थीटा, राइट। तीन फोर्स यहाँ पे हो गए, T को भी मैं राउंड कर दूं, यहाँ पे एक फोर्स T यहाँ पे, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो m2g sin थीटा, राइट। इतने ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहे, और दोनों के ऊपर जो नेट फोर्स है उसका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या है, a है। एक्सीलरेशन अगर a है तो यहाँ मास क्या होगा, सॉरी फोर्स क्या होगा, दैट विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन, बट इसके लिए m1 है और इसके लिए m2 है, वी हैव टू कीप इन माइंड। तो यहां देखें, हमें एक चीज है कि इट इज द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अप, बॉडी कैसे जा रही है, अप जा रही है, तो ये फोर्स बड़ा है बाकी दोनों फोर्सेस से। हम इस मास m1 वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये फोर्स अगर बड़ा है F, तो F माइनस T माइनस m1g sin थीटा, हम ऐसे लिखेंगे F माइनस T माइनस m1g sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो नेट फोर्स कौन सा, एक्सीलरेशन A है, और इसके मास की वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी m1a, तो दैट इज इक्वल्स टू m1a।
एक इक्वेशन मिल गया, ये बॉडी ऑफ मास m1 के लिए मिला। अब हम m2 की बात करें तो m2 पे दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक T और दूसरा m2g sin थीटा, बट स्टिल बॉडी इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स बड़ा है, तो T माइनस m2g sin थीटा, T माइनस m2g sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है m2a, बिकॉज एक्सेलरेशन कॉमन है दोनों का, तो m2a दैट इज इक्वल्स टू m2a। ये दूसरा फोर्स हो गया, राइट, दूसरा कंडीशन मिल गया हमें। तो आई होप सो आप लोगों को ये भी पार्ट एंटायरली पूरी तरह समझा होगा। अब पहली चीज तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके। सो आई होप आप लोग को ये पार्ट एंटायरली अच्छे से समझा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।